नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 को ध्यान में रखते हुए 11 जून 2026 को आयोजित फर्स्ट ग्रेड पीटीआई का पेपर कर रहे थे, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड पीटीआई का जीके का सिलेबस है वो सेम का सेम सेकेंड ग्रेड जो आपका जीके का सिलेबस है वो कॉपी पेस्ट है, सेम वही पैटर्न है, वही सिलेबस है। तो 50 क्वेश्चन अपन देख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक देखेंगे और 2 क्लासेज में ये अपनी पूरी हो जाएगी। अगर आपने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर इससे जस्ट पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। उससे पहले जो है कल जो है किसी ने आंसर की मेरे को सेंड की थी, उसमें 3 गलतियां थी और मैंने जो है क्रॉस चेक नहीं की थी, तो उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका वो है पहला क्वेश्चन। इसमें गलती हो गई अपने से, क्योंकि आंसर की जो है क्रॉस चेक नहीं की थी। क्योंकि जो आपके यहाँ पर जो है 100 वर्ग किलोमीटर से जो कम वन की बात करें तो ये सिर्फ चूरू जिले में है। कौन से जिले में? चूरू। 2 नंबर पर इसमें हनुमानगढ़ का नाम आता है, लेकिन जो है इसमें ऑप्शन में सिर्फ चूरू है। तो बाकी जो है ये 100 की जो है वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा आपका केवल ए। क्या हो जाएगा? केवल ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। दूसरा जो एक क्वेश्चन था 9वां क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन वैसे मैंने जो है फ्लो में गलत बता दिया था। बाकी जो है ये क्वेश्चन जो है एकदम इजी क्वेश्चन था। इसमें मैंने जो आपकी माही सुगंधा जो है ये चावल की किस्म है। ठीक है, ये फ्लो में माही धवल और माही कंचन के जो है बताते हुए मैंने जो है मक्का ही टिक कर दिया था। इसमें चावल हो जाएगी और ये कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपके भूरेलाल भैया की जगह जो है आपका छोटू लाल झरवाल होगा। ठीक है, छोटू लाल जो झरवाला है वो जो है आपके वनवासी सेवा संघ जो है उसके जो संस्थापक सदस्य है उसमें जो है शामिल नहीं थे। बाकी भूरेलाल भैया इसमें शामिल थे और इसके साथ ही मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। दूसरी बात और बता दूं मैं आपको कि आपने जो है 50 क्वेश्चन कल देखे होंगे और 50 आज देखोगे और आपको जो है एकदम क्लियर ये दिखेगा कि जीवा स्टडी से आप जो है 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर हर क्लास आपने देखी है, पूरी प्लेलिस्ट देखी है पहली क्लास से, तो 70 क्वेश्चन प्लस आप आराम से कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी एक ठंडी प्रकृति की नहीं है। जो स्थानीय हवाएं दी हुई है उसमें से कौन सी एक ठंडी प्रकृति की नहीं है, मतलब गर्म बतानी है। सबसे पहले अपन बात करें बुरान पवन की। जो बुरान पवन है आपकी ये रूस में चलती है और ये क्या है आपकी ये ठंडी पवन है। ये क्या है? ठंडी पवन। बोरा इटली में चलती है। ठीक है, और ये भी क्या है कि ठंडी पवन है। ठीक है, फिर बात करें मिस्ट्रल की। मिस्ट्रल जो आपकी पवन है ये फ्रांस में चलती है। कहां चलती है? फ्रांस में। और ये भी क्या आपकी एक ठंडी पवन है। लेकिन जो चिन्नुक हवाएं हैं वो आपकी कहां पर चलती है? सबसे पहले तो ये चलती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और ये क्या है? एक गर्म हवा है। क्या है? एक गर्म हवा। इसके अलावा गर्म हवा की अपन बात करें तो गर्म हवाओं में और नाम आता है सिरोका का, सिरोको। ठीक है, इनको वैसे अपन डिटेल से देख चुके। पवन तंत्र नाम से एक वैश्विक पवन तंत्र जो है नाम से मैंने एक अलग क्लास डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो। हर एक चीज आपको जीवा स्टडी पर मिल जाएगी। दूसरी फोन, ये भी गर्म हवा है। ठीक है, हरमटन भी गर्म है। और एक सेंट आना जो आपकी यूएसए कैलिफोर्निया में चलती है, ये भी जो है क्या आपकी गर्म है। सेंट आना मतलब संता आना, और संता यूएसए में आता है, ऐसे करके याद इसको रखे थे। तो ये गर्म हवाएं हैं। बाकी डिटेल से आपको देखना तो आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा तर्तीयक मानव व्यवसाय नहीं है। तर्तीयक जो मानव व्यवसाय होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा। अब जो है आप आराम से कर पाओगे। अनुसंधान उत्तर नहीं हो सकता। दूर संचार डायरेक्ट जनता से जुड़ा होता है। थोक व्यापार डायरेक्ट जनता से जुड़ा होता है। बीमा भी डायरेक्ट जनता से जुड़ा होता है। तो अनुसंधान जो है आपका ये चतुर्थक क्षेत्र का है, इसका चतुर्थक मानव व्यवसाय है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और हर क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, अगर आपने जीवा स्टडी स्टार्टिंग से देखी है तो हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। जो आपका ये 4 दिन पहले ही एग्जाम हुआ, ऐसा नहीं है कि जो है एग्जाम पहले से कहीं और रखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका भारत में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बात हो रही है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की। यह भी मैंने करवा रखा है। इस प्रकार के वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो सही है। फिर चलते हैं आगे। ये वन उन जगह पर पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है।
आर्द्र पतझड़ वन पश्चिमी घाट में तथा शुष्क पतझड़ वन जो आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ये दो प्रकार के हैं। एक तो आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा है शुष्क पतझड़ वन। जो है आर्द्र तो आपके कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट की तरफ, ये बात अपन पहले कर चुके हैं जो है अपनी कलाम की टेस्ट सीरीज में। फिर जो है शुष्क जो पतझड़ वन है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो यहां पर तीनों के तीनों ही सही है, अपने उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। अब जो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, ये बहुत अच्छा है। देखो 20-25 मिनट आप निकाल के जो है इस क्लास को पूरा देख ली, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनके पास के क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं, जिससे हो सकता है कि 1 2 3, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो 1 2 3 क्वेश्चन भी आ जाए तो भी बहुत फायदा होने वाला है। फिर अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में जुलाई 2024 में भारत की वैश्विक रैंकिंग जो है वो कौन सी थी? तो विश्व में जो रैंकिंग थी वो कौन सी थी जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग है अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथी। कौन सी? चौथी। अब दो चीज और ध्यान में रखना है जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अक्षय ऊर्जा में चौथी रैंक है 2024 जुलाई के अकॉर्डिंग। सौर ऊर्जा, यहां से क्वेश्चन बनने के फिर भी चांस रहेंगे वापस। सौर ऊर्जा में 3rd पोजीशन थी विश्व में। और बात आती है फिर पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा में भी चौथी पोजीशन थी। पवन ऊर्जा में कौन सी रैंकिंग थी? 4th। तो ये तीनों रैंकिंग याद होनी चाहिए। अक्षय ऊर्जा चौथी, सौर ऊर्जा तीसरी और पवन ऊर्जा चौथी। अब जो नए स्टूडेंट है पहली बार चैनल पर आए उनको मैं बता दूं कि अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पूरे 100 क्वेश्चन की जो है पूरी की पूरा सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। दूसरी बात, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे 35 स्टूडेंट का जो सेकंड ग्रेड का भी फाइनल रिजल्ट आया उसमें सिलेक्शन हुआ है। 3 नंबर रैंक से लेकर जो है आपकी 9 नंबर 11 नंबर हर रैंक में हर सब्जेक्ट में वहां पर स्टूडेंट मिलेंगे। तो आप नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो छोटी छोटी क्लासें मैंने डाल रखी है वो भी जरूर देखें। और जो स्टूडेंट पहले से जुड़े उनको बता दूं कि अभी जो है इस पेपर के बेस में कुछ नई क्लासेस जो बन रही है वो आपकी कल से देखने को आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं अपन। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का विकर्षण कारक नहीं है? विकर्षण कारक का मतलब क्या हो गया आपका? तो यहां विकर्षण कारक का क्या मतलब है कि जो लोगों को बाहर जाने के लिए जो है ना, बाहर जाने के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं बाहर जाने के लिए मजबूर करे, ऐसे कारक के लिए मजबूर करे। विकर्षण कारक कौन से होते हैं? जो बाहर जाने के लिए मजबूर करे, ठीक है। यहां पर देखो पुश फैक्टर, पुश का मतलब बाहर धकेले, और पुल फैक्टर होता है जो अंदर लाए, यानी कि ऐसी चीजें जो है कोई चीज जो है दूसरे लोगों को खींचे और ये बाहर करे। तो कौन सा जो है आपका विकर्षक कारक नहीं है? तो देखो सुरक्षा, सुरक्षा जो है विकर्षण कारक नहीं है, ठीक है। अनुकूल जलवायु, तो ये भी आकर्षित करेगी। बेहतर रहन सहन भी आकर्षित करेगा, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन जो है वो क्या करेगा? विकर्षित करेगा या विकर्षण करेगा। तो इसके उत्तर जो है 1 2 व 3 तीनों है, क्योंकि इसने विकर्षण कारक है पूछा होता ना कि कौन सा ऐसी चीज है जो प्रवास को जो है विकर्षित करता है, मतलब धकेलता, बाहर निकालता है लोगों को, तो सामाजिक पिछड़ापन निकालता है। लेकिन बेहतर रहन सहन, सुरक्षा और अनुकूल जलवायु जो है ये आकर्षित करती है। तो यहाँ ये तीनों ही उत्तर होगा, क्योंकि विकर्षण कारक नहीं है तो ये तीनों ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, कोस्युस्को जो है आपकी पर्वत चोटी वो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की, ओसेनिया महाद्वीप की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप की कोस्युस्को या कोस्युस्को, ऐसे नाम अलग अलग है इसका, ठीक है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे। अब आपको कमेंट में बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ठीक है। या हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आप कमेंट में बताएं कौन सा माउंट है वो है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन, कोकोस जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है किलिंग द्वीप किस महासागर में स्थित है? देखो पूरी दुनिया में कोकोस नाम के 2 द्वीप है, अगर ब्रैकेट में किलिंग नाम आ जाए तब आपको हिंद महासागर करना है, और सिर्फ कोकोस लिखा है तब आपका प्रशांत महासागर होगा, ठीक है। तो किलिंग आ गया किलिंग द्वीप या कोकोस किलिंग द्वीप, या ब्रैकेट में किलिंग आ जाए तो आपको हिंद महासागर इसका उत्तर है करना है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित तटों में से कौन सा एक दक्षिण पश्चिमी मानसून में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? और आप ये चीजें जो पढ़ रहे हो, आप अगर पहले से जीवा स्टडी पर जुड़े हो तो आपको लग रहा होगा कि यार हर चीज पढ़ी हुई है। तो जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे कम वर्षा प्राप्त कौन करता है? बहुत बार बता चुका, कोरोमंडल तट। यहां जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से कम वर्षा होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, जिसको कहते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून,
इससे सबसे ज्यादा बारिश होती है कोरोमंडल तट पर, ठीक है, सबसे अधिक बारिश होती है इससे, सबसे अधिक वर्षा। और ये जो कोरोमंडल तट है आपका, ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं ना कि शीतकाल में बाढ़ कौन से राज्य में आती है, शीतकाल में बाढ़ कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। कारण कि जाते टाइम जो है तमिलनाडु या चेन्नई भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चेन्नई, तमिलनाडु या कोरोमंडल तट, तीनों नाम याद रखना है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से अधिक बारिश होती है, ना कि दक्षिण, जो आप ना मानसून आता है उसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, उससे कम वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। लेकिन जो वापस जाता है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उससे सबसे ज्यादा बारिश से होती है। ये क्वेश्चन भी अपना कराया हुआ है। धनश्री और सुबनश्री निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो धनश्री, सुबनश्री, इसके अलावा नाम याद रख लेना, लोहित कल ही करवाई है मैंने, दिबांग कल यानी परसों वाली क्लास में, सॉरी परसों वाली क्लास में करवाई है, दिबांग, मानस, तिस्ता, संकोच और कामेंग, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। ये जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन है, नामचा बरुआ पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये भी मैंने परसों वाली क्लास में करवाया है। नामचा बरुआ जो आपका हिमालय का पूर्वी छोर है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका जो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो यहां से अपने को एक चीज क्या पता चल रही है कि जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन है, आप सोच रहे थे कब आएंगे, मार्च के आएंगे, लेटेस्ट डेट आएगा, क्या आएगा? तो यहां पर जो है सारे के सारे क्वेश्चन वित्त वर्ष 2024-25 के आए हैं और इस बार भी आपके 24-25 के ही आएंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वस्त्र उद्योग के बारे में सबसे पहला, वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में भारत छठा सबसे बड़ा निर्यातक और इस खंड में विश्व व्यापार का करीब 4% हिस्सा रखता है। तो बात बिल्कुल सही है। भारत वस्त्र और परिधान में जो है 2024-25 वित्त वर्ष में छठा सबसे बड़ा निर्यातक और 4% योगदान रखता है। फिर ये उद्योग एक वृहत रोजगार सर्जक है और भारत के विनिर्माण के सकल जोड़े गए मूल्य यानी कि जीवीए में इसका करीब 11% योगदान है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कपड़ा जो वस्त्र उद्योग है उसका जीवीए में योगदान लगभग 11% और विश्व व्यापार में लगभग 4% और निर्यातक जो है छठा सबसे बड़ा है भारत। तो दोनों के दोनों इसमें क्या है? सही है। उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। सकल घरेलू उत्पाद में देश के कुल व्यापार आयात प्लस निर्यात के अनुपात से व्यापार के खुलेपन को मापा जाता है। तो व्यापार का, भारत का व्यापार खुलापन कितना है? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का आपका जो व्यापार खुलापन है वो है 44.59। कितना है? 44.59, एक अनुपात है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में 44.59 क्या है? भारत का व्यापार खुलापन है। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए आप जो है जरूर कमेंट कर दें, क्योंकि कई बार जो है जल्दबाजी में क्वेश्चन जो है सही से नहीं पढ़ा जाता और उत्तर बता दिया जाता है। तो उसको आप जो है कमेंट में जरूर जो है रिप्लाई कर सकते हैं, जिसको मैं आपको फिर कमेंट पिन करके जो है क्लियर कर दूंगा। फिर भारत में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, सबसे पहले देखो फसल कटाई के बाद की हानियों को न्यूनतम करना, बिल्कुल ये बात है। और ये 2016 में शुरू हुई थी, ठीक है। और इसका जो वर्तमान नाम है ये 2017 में पड़ा था। तो जो है 7% की रियायती ब्याज दर पर कृषि ऋण का जो इससे कोई संबंध नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसान संपदा योजना का ऋण से कोई मतलब नहीं है। फसल कटाई के बाद की हानियों को न्यूनतम करना, खाद्य उद्योग की प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना और खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाना और कुशल आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना। तो ये तीनों जो है ये सही है, बाकी ऊपर वाला क्या है? गलत। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भारत के सेवा निर्यात के बारे में सही है? ठीक है, सबसे पहले वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है 2023 में 8.3% थी। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है, ठीक है। फिर अब भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, बिल्कुल सही बात है। भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में दूसरा सबसे बड़ा
निर्यातक है। फिर अब भारत अन्य व्यावसायिक सेवाओं का विश्व में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये वापस गलत है। ठीक है, इन दोनों को मेरे को जो है इनका सही जगह मिला नहीं है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। जैसे ही मिलेगा मैं आपको अलग से जो है कमेंट में कर दूंगा कि इनका रियल जो है क्या है डेटा। फिर अब भारत की यात्रा और परिवहन सेवाओं के निर्यात में विश्व में अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी है, जो कि 2.1 तथा 2.2% है। बिल्कुल सही बात है, यात्रा और परिवहन सेवाओं के निर्यात में विश्व में अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी है और वो है इतनी। ठीक है, तो यहाँ बी व डी सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि इसमें जो है इन दो के पता नहीं है कि रियल आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 65, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का वैश्विक विनिर्माण में क्या योगदान है? तो वैश्विक विनिर्माण में 2024-25 के अनुसार 2.8% योगदान है, 2.8%। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान की कार्य संचालन अनुक्रम समिति, अगर बात सिर्फ कार्य संचालन की होती ना कि कार्य संचालन समिति, अगर अकेला कार्य संचालन समिति लिखा आता तो इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता इसका उत्तर। लेकिन यहाँ बात हो रही है कार्य संचालन अनुक्रम समिति की, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष हैं आपके वो जो है के.एम. मुंशी। कौन? के.एम. मुंशी। ध्यान में रख लेना, सिर्फ कार्य संचालन आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अनुक्रम जुड़ जाए यानी कि ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी नाम आ जाए तो के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। देखो, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 67C के अकॉर्डिंग क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है कार्यकाल खत्म होने के बाद में भी तब तक जो है अपने जो है पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि अगला उपराष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। फिर उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और यह बात हुई है आपकी अनुच्छेद 68(1) की। मतलब भारतीय संविधान ये कहता है कि या तो अगर आकस्मिक अगर रिक्ति हो जाए तो यथाशीघ्र, ठीक है, 6 महीने वाला रूल नहीं है उपराष्ट्रपति में। और अगर अपन नॉर्मल अगर रिक्ति की बात करें तो जो है हमेशा क्या होता है कि पदावधि की समाप्ति से पहले ही जो है निर्वाचन करवा लिया जाता है। तो इसमें दोनों के दोनों क्या है? सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्या होता है? निःशुल्क एक प्रकार से विधिक सहायता उपलब्ध करवाना जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको। तो ये जो आपके विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, ये आपके संविधान के अनुच्छेद 39 कैसे जो है रिलेटेड है। अगर इंग्लिश में ये लिखा आएगा तो 39 कैपिटल ए लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ इस साइड लिखा हुआ है। तो ये आपको विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपने जो है टॉपिक जुड़ा हुआ है। फिर फरवरी 2026 में डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। वे निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपके पैट्रिक जो हर्मिनी है ये सेशल्स जो गणराज्य हैं यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। इन्होंने फरवरी 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। फिर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में सहकारी सोसाइटी या सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो ये जो शब्दावली जोड़ी गई है आपकी, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के अकॉर्डिंग जोड़ी गई है। तो सन भी याद रख लेना 2011, और संशोधन है आपका 97वां संविधान संशोधन। और अनुच्छेद 19 में सहकारी सोसाइटी या हम कह सकते हैं सहकारी समिति शब्द या शब्दावली जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 जो आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है, किससे? निर्वाचन आयोग से। ठीक है, मैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्दावली प्रयुक्त नहीं हुई है? तो इस अनुच्छेद में कर्म भी याद रख लेना, कर्म है इसमें अधीक्षण, कर्म याद रख लेना, अधीक्षण, निर्देशन और फिर नियंत्रण, ये 3 शब्द प्रयोग हुए हैं। तीनों का कर्म याद रख लेना, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो यहां मार्गदर्शन जो है शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, 72वां क्वेश्चन बड़ा निम्नलिखित में से किस वर्ष में इजराइल ने नई दिल्ली में अपना नियमित दूतावास प्रारंभ किया था? तो यह आपका 1992 में किया था। अगर डेट की बात करें तो 29 जनवरी 1992 में इजराइल ने दिल्ली में अपना नियमित दूतावास प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 73,
भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभी करते हैं। सबसे पहला, उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट होगा। तो केवल शब्द हमेशा ही नेगेटिव ही आता है, तो ये क्या है, गलत है आपका। केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट होगा ये जरूरी नहीं है। कई बार जो है बहुत सारे निर्णय दिल्ली से बाहर भी दिए गए हैं। ठीक है, कई सारे निर्णय जो है दिल्ली से बाहर भी दिए गए हैं। फिर उच्चतम न्यायालय के सत्र को गणपूर्ति प्राप्त न होने की स्थिति में, उच्चतम न्यायालय का कोई सत्र है उसमें जजों की गणपूर्ति नहीं हो रही है कि स्थिति में चालू रखने के लिए राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो यह भी गलत है आपका। जो है तदर्थ जो आपके न्यायाधीश हैं, तदर्थ जो न्यायाधीश हैं, इनकी जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है। क्या करता, कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। बस मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति की सलाह लेगा, राष्ट्रपति की सलाह लेकर, सलाह पर, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, पूर्व अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है ये क्या किया जाते हैं, नियुक्त किया जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो दोनों ही क्या है इसमें गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 74। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं NSSP, नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष घोषित की गई। तो यह आपकी 2004 में घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 75। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब कि कोई भी सांसद जो है संसद भवन, राज्यसभा, लोकसभा या अन्य कोई जो है बैठक में अगर कुछ बोलता है तो उस पर किसी भी प्रकार की न्यायालयिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, वरना तो जो है कि हर किसी बात पर न्यायालयिक कार्रवाई हो जाती। तो ये जो है आपका जो है किस संविधान के जो है अनुच्छेद के तहत है, तो ये आपका संविधान के अनुच्छेद 105, और अगर 105 बहुत सारे आ जाए तो 105(2) के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 76। COP 30 यानी कि COP 30 UNFCCC, ठीक है, एक मिनट, UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन यानी कि COP 30 नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ। तो ब्राजील में, और ब्राजील में भी बेलम नामक जो शहर है वहां पर, बेलेम। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा एक द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई। मतलब भारत का गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये पहली बार किस जो है आपके अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान की गई। तो ये आपकी भारत परिषद अधिनियम है 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 78। संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अभी कर लेते हैं। मतलब दोनों जो सदन है उसके अभिभाषण और उनको संदेश भेजने से संबंधित है। सबसे पहले राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 86(1) जो है आपका ये कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को अलग अलग या समवेत रूप से क्या कर सकता है, अभिभाषण कर सकता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित हो तो राष्ट्रपति लोकसभा को संदेश नहीं भेज सकता, तो बिल्कुल गलत बात है। वो लोकसभा को संदेश भेज सकता है। तो इसमें केवल एक सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 यानी 51 कैपिटल ए स्मॉल ए में निम्नलिखित में से कौन से एक शब्दावली का उल्लेख नहीं है। तो ये आपको पता है मूल करते हुए से संबंधित है। और इसमें जो है आपके कौन जो है संविधान शब्द जो है, बिल्कुल संविधान शब्द उल्लेखित है। ठीक है, राष्ट्र गान है, राष्ट्र ध्वज है, लेकिन राष्ट्र गीत नहीं है, राष्ट्र गीत नहीं है। ये ध्यान रख लेना। अपन जो है इसमें संविधान समझ लेते हैं कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज तीनों है, जबकि राष्ट्रगीत शब्द उल्लेखित नहीं है। और एक यहां से क्वेश्चन क्या आता है, जो आपका 51 ए है, इसके अंदर जो है कर्म पूछ लेते हैं। तो कर्म ध्यान में रख लेना। सबसे पहले आदर्शों, इसके बाद में आपका संस्थाओं, ठीक है, यहां पर संविधान पहले, ठीक है, इससे पहले संविधान भी है, संविधान पहले है, उसके बाद एक लाइन है, फिर आदर्शों, संस्थाओं, इसके बाद फिर राष्ट्र ध्वज, और ध्वज फहराने के बाद में क्या करेंगे, राष्ट्रगान गाएंगे। तो ये शब्दों का क्रम याद रख लेना। ठीक है, लास्ट के 4 आदर्श, संस्था, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, यहां से क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है।
अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 80। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आपका 2024 है वो कब से प्रवर्तित हुआ, यानी कब से लागू हुआ, तो ये अलग ही डेट है, ध्यान रख लेना, 11 मार्च 2024 से। कब से, अपन ज्यादातर 31 दिसंबर ये मानते हैं, लेकिन ये 11 मार्च 2024 से प्रवर्तित हुआ था। ठीक, अब चलते हैं आगे अपन। अब अगले 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए हैं आपके, और साइकोलॉजी हद से ज्यादा इजी आई है कि 20 में से आप 18 कर सकते हो। ठीक है, 20 के 20 भी हो सकते हैं। समायोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में जब आंतरिक आवश्यकताओं और बाह्य मांगों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस स्थिति से निपटने का सबसे उचित तरीका नहीं है। मतलब जब आंतरिक आवश्यकताओं और बाह्य मांगों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो कौन सा तरीका इस स्थिति से निपटने का उचित तरीका नहीं है, पूछा है। सबसे पहले पर्यावरण में परिवर्तन करके मांग की पूर्ति करना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पर्यावरण में परिवर्तन करके मांग की पूर्ति करना। फिर संघर्ष स्थिति से बचने के लिए किसी मानसिक युक्ति का प्रयोग करना, तो ये भी सही है। आंतरिक आवश्यकता या मांग को दबाना या उसमें संशोधन करना, मान लो कि अपना जो आंतरिक आवश्यकता वो पूरी नहीं हो रही है, कि मुझे तो गाड़ी लानी है, नहीं ला पा रहा, तो उसमें जो है उसको या तो दबा दो या फिर उसमें संशोधन कर दो, कि मोटरसाइकिल ले आते हैं गाड़ी की जगह, ये कर दो, संशोधन कर दो। केवल शब्द तो साइकोलॉजी में हमेशा नेगेटिव रहता है, और ये नेगेटिव ही पूछा तो नेगेटिव उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस केवल के चक्कर में जो है 3rd ग्रेड में बहुत सारे स्टूडेंट को जो है पास हुए थे, और मैंने जो जीवा स्टडी पर एक चीजें बताई थी। तो केवल संघर्षपूर्ण स्थिति के बारे में सोचते रहना, तो ये कोई इलाज नहीं है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक बालक की विशेषता नहीं मानी जाती है। मैं बता रहा हूं आपको 20 में से 20 भी कर सकते हो आप, ये इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, रचनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, समस्याओं के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने वाला, बिल्कुल ये तो सही है। फिर समस्याओं के परंपरागत समाधान को आसानी से स्वीकार कर लेने वाला, जब भी जो बालक रचनात्मक होता है वो परंपरागत जो रूढ़िगत आपके समाधान होता है ना उनको स्वीकार नहीं करता, वो अपने ही रास्ते ढूंढता है, तो ये आ गया नहीं में। फिर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, बिल्कुल रहता है, और अधिक जानने का जिज्ञासा रखता है, बिल्कुल रखता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शैक्षिक मनोविज्ञान के योगदान के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है। यह शिक्षण में विविध प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं के समायोजन में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। यह शिक्षण की नई रणनीतियां विकसित करने में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान हमें उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान देता है, बिल्कुल देता है। कक्षा शिक्षण किसी एक ही सिद्धांत पर निर्भर होता है, तो एक सिद्धांत पर नहीं होता, एक सिद्धांत पर होगा तो व्यक्तिगत भिन्नताएं ध्यान में नहीं रहेगी। तो यह भी उत्तर एकदम इजी साइकोलॉजी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। अभिवृद्धि और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होते हैं, तो पहला ही गलत हो गया। यह हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, तो उल्टा लिख दिया, तो यही गलत हो गया। विकास है संबंधात्मक होता है, बिल्कुल। हर विकास का एक दूसरे से संबंध होता है, जो भाषाई विकास, मानसिक से मानसिक, सामाजिक, सब जुड़े हुए होते हैं। अभिवृद्धि और विकास वंश क्रम और वातावरण का प्रतिफल है, बिल्कुल है, तो कोई भी हार्ड नहीं है। अभी तक देखो चारों क्वेश्चन इजी आए हैं ना। अब देखो आगे के क्वेश्चन नंबर 85। कोहलर के अनुसार सीखना है तो प्रयास त्रुटि तो थांडाई का अपने को पता ही है, तो थांडाई का है, ठीक है। व्यवहार परक परिवर्तन प्रक्रिया है, तो ये भी नहीं है। तो ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक ढंग से संगठित करना, क्योंकि हमेशा कोहलर क्या करता है, सूझ का सिद्धांत देता है। किसी भी चीज को संगठित करके देखो, मतलब संगठित देखो, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक ढंग से संगठित प्रक्रिया है। सूझ क्या है, संगठित, समग्र बोलता है ना कोहलर, जर्मन भाषा का शब्द गेस्टल्ट, गेस्टल्ट का अर्थ क्या होता है, समग्री होता है, समग्र मतलब संगठित, ठीक है। फिर है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है औरों के मुकाबले। एक विद्यार्थी सीखने को महत्व देता है, इसलिए वह साहित्य पढ़ता है। कल परीक्षा होने के कारण कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित है। इस स्थिति में अभिप्रेरणा को किस प्रकार समझाया जा सकता है। मतलब एक विद्यार्थी जो है वो सीखने को महत्व देता है, इसलिए वो साहित्य पढ़ता है, लेकिन कल परीक्षा होने के कारण वो कड़ी मेहनत करता है, इसके लिए प्रेरित होता है। तो इस स्थिति में अभिप्रेरणा को किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो इसमें जो उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सीखने को महत्व देना तो गुण है और परीक्षा एक अवस्था है। परीक्षा क्या एक अवस्था है और सीखने को महत्व देना एक गुण है। फिर 21वीं सदी के कौशलों के ऐतिहासिक विकास के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 मुख्य कौशल समूह में शामिल नहीं है। ये एक नया टॉपिक जुड़ा अपना 21वीं सदी के कौशल। इसमें 3 जो है आपके मुख्य कौशल हैं, जिसमें आपका एक तो अधिगम कौशल है, एक जीवन के कौशल है, ये तो अभी पढ़ाया भी जाता है अपने स्कूलों में। एक आपका साक्षात्कार का कौशल है, अपन जो है इसको मान लेते हैं। सुनने का जो कौशल है ना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो अधिगम कौशल, जीवन कौशल और साक्षात्कार कौशल तीनों याद रखने हैं। ये वापस क्वेश्चन आ सकता है। फिर बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के अशाब्दिक परीक्षण के द्वारा सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से किन तत्वों का मापन होता है। तो बाकर मेहंदी का जो प्रयोग है उसके द्वारा मौलिकता और विस्तारण का क्या होता है,
जो है मापन होता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, समावेशी शिक्षा मतलब जो आपके निःशक्त बच्चे हैं उनको बिना किसी भेदभाव के सामान्य बच्चों की तरह शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार दिलाना। बिल्कुल सही बात है। जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। निःशक्त बच्चों को सामान्य शिक्षण से अलग करने में मदद करना, तो यह आपका जो है 89 में ऑप्शन नंबर 2 है, ये नेगेटिव है और यही उत्तर हो जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना, बिल्कुल। प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शिक्षा के समान अधिकार प्रदान करना, बिल्कुल। समावेशी शिक्षा का मतलब कोई अलग शिक्षा नहीं है। जो निःशक्त या फिर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनको सामान्य बच्चों की जैसे ही ट्रीट करना, उनके साथ ही पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 90, अपने माता पिता से डांट खाने के बाद एक बालक बगीचे से फूल तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर करता है। ठीक है, यहाँ उसने निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन युक्ति को अपनाया है? मतलब माता पिता से डांट खा ली, उनको तो कुछ कह नहीं सकता, तो बगीचे से फूल तोड़कर उस पर गुस्सा जाहिर करता है। यह होता है आपका विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। प्रतिगमन, प्रतिगमन होता है वक्त में पीछे लौटना, वक्त में पीछे लौटना, पीछे लौटना। जैसे एक जो है बड़े बच्चे द्वारा अंगूठा चूसना, या जो है मतलब वक्त में पीछे चले जाना। एक बड़े बच्चे या एक जो है महिला द्वारा अपने बचपन की याद करके जो है अपनी मम्मी के पास जो उस हिसाब से रोना वगैरह, मतलब वक्त में पीछे लौटना हो गया एक प्रकार से। फिर निम्नलिखित में से बुद्धि का के निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस परीक्षण है। परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ करना होता है अपने को। सेगविन फॉर्म बोर्ड टेस्ट एक तो ये है, और एक दूसरा जो आपका है वो है भाटिया जो आपका बैटरी परीक्षण। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके परफॉर्मेंस है। इनमें जो है कुछ ना कुछ हमने को करना पड़ता है। लेकिन जो आपके ये दो स्केल नाम आ जाते हैं ना, जब भी स्केल नाम आ जाए तो इसमें परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इनमें कोई परफॉर्मेंस का मतलब नहीं है। टेस्ट या परीक्षण नाम आ जाए तब परफॉर्मेंस से संबंधित है, जब स्केल नाम आ जाए तो वो अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पर ए व बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92, समावेशन शब्द का अर्थ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना है? तो अभी ऊपर ही बात करके आए, पूर्णकालिक रूप से नियमित कक्षा में, मतलब जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ। क्वेश्चन नंबर 93, एक विद्यार्थी ऐसे कौशल प्रदर्शित करता है जैसे विचार सर्जन की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना, नए एवं विविध दृष्टिकोण के प्रति खुला और संवेदनशील होना, नए विचारों को विकास करना, उन्हें लागू करना, दूसरों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना। 21वीं सदी के कौशल के अनुसार वो किस श्रेणी में आता है? मतलब क्या करता है? एक तो देखो दूसरों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है कोई चीज को। एक देखो यहाँ पर क्या है, खुला विचार है, संवेदनशील होना, नए विचारों का विकास। तो ये सारा जो है आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके सृजनात्मक एवं नवाचार कौशल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94, नीचे दिए गए दो कथन है, कारण और ये बताना है। सबसे पहले, किशोरावस्था के अहम केंद्रित व्यवहार की पहचान एक काल्पनिक दर्शक और बढ़ी हुई आत्म चेतन से होती है। मतलब अहम केंद्रितवाद का मतलब क्या है कि किशोर ये सोचता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सब उसी को देख रहे हैं, सब ये है, वो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये होता है अहम केंद्रित। और ये व्यवहार एक काल्पनिक दर्शक और बढ़ी हुई आत्मचेतना है। काल्पनिक दर्शक का मतलब कि भीड़ से जाता है और ऐसा सोचता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं। तो ये बात तो सही है। फिर है, किशोर खुद को अपूर्व यानी कि खास और अनोखा समझते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग विशेषतः संगी साथी उनकी गतिविधियों को देखें और उन पर टिप्पणी करें। ठीक है, तारीफ के भूखे होते हैं। तो दोनों ही बात सही है और दोनों ही व्याख्या भी करती है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों सही और दोनों सही व्याख्या करता है हर एक ही। दोनों को देख लो एक बार वापस। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए एक शिक्षक किसी कौशल को उसके सबसे सरल चरणों में विभाजित करता है और आवश्यकता अनुसार संकेत देते हुए पुनर्बलन की एक प्रणाली के माध्यम से शिक्षण की योजना बनाता है। इस संदर्भ में शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहा है? मतलब वो क्या कर रहा है, जो आपके कोई भी मतलब चीजें उनको सरल चरणों में विभाजित कर रहा है और संकेत देते हुए पुनर्बलित कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षण योजना बना रहा है इसके संदर्भ में। तो ये आपकी अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण जो है विधि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 96, किसने ये सिद्धांत दिया कि संप्रतियों का विकास भाषा से पहले होता है? संप्रतियों का निर्माण भाषा से पहले होता है और भाषा के विकास में सहायक है। मतलब जो संप्रत्य है ना, ये भाषा से पहले ही इनका विकास हो जाता है और भाषा विकास में संप्रत्य महत्वपूर्ण है। ये बात जीन पियाजे ने की थी। किसने की थी? जीन पियाजे ने। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि विचार और भाषा स्वतंत्र है। विचार और भाषा परस्पर स्वतंत्र है। भाषा परस्पर स्वतंत्र है। मतलब कि किसी बच्चे को अगर भाषा आ ही नहीं रही है, छोटा बच्चा, फिर भी उसके विचार चलते हैं, तो विचार और भाषा को अलग बताया, जबकि पियाजे ने संप्रत्य का विकास भाषा से पहले बताया है। क्वेश्चन नंबर 97,
शिक्षक एक ऐसी शिक्षण अधिगम वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अधिगमकर्ता उद्दीपक के प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं के मध्य समानताएं और असमानताएं देखने की कोशिश कर रहे हैं। तुलना और अंतर की सहायता से सीखे हुए संप्रदाय को एक परिस्थिति से दूसरी से मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुप्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थांडाई के सीखने के नियमों में क्या कहलाता है? तो यहाँ ही इसका देखो, यहाँ जो है इसका पूरा आपको मिल जाएगा डेटा कि संप्रदाय को एक परिस्थिति से दूसरी मिलती जुलती परिस्थिति में अनुप्रयोग करने की कोशिश करें, मतलब सादृश्यता या समानता का नियम एक ही लाइन पूरा क्लियर है कर रही है। क्वेश्चन नंबर 98, स्मृति, विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, संप्रदाय निर्माण, चिंतन, समस्या समाधान आदि प्रकरण शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अनुभव नहीं है, ना ये परिस्थिति है, ना शिक्षार्थी है, ये सीखने की प्रक्रिया है। मतलब स्मृति और विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, संप्रदाय निर्माण, चिंतन, समस्या समाधान आदि क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 99, अभिप्रेरणा के संबंध में अभ्यास समुदायों के भीतर भागीदारी, पहचान और पारस्परिक संबंध पर जोर देने वाले दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? किसमें? अभ्यास समुदायों के भीतर भागीदारी, पहचान और पारस्परिक संबंधों पर जोर देने वाले दृष्टिकोण को अभिप्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार लक्षण जो व्यवहार पर अपेक्षाकृत विशिष्ट और कमजोर प्रभाव डालते हैं। यहां से ही क्लियर हो रहा है कि कमजोर प्रभाव मतलब गौण है, कोई मतलब नहीं है द्वितीय का वो, ठीक है। मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जो आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है, जैसे गांधी जी की अहिंसा का गुण, अहिंसा का गुण मतलब आपके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? व्यक्तित्व की पहचान होते हैं, व्यक्तित्व की पहचान होते हैं, ठीक है। और गौण कौन से होते हैं? जो आप पर कोई प्रभाव नहीं डालता। गौण में क्या आ गया? जैसे मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है, तो ये आपके जो है व्यवहार पर कोई जो है फर्क नहीं डालेगा। और केंद्रीय कौन से होते हैं? जो आप अपनी बायोडाटा में लिखते हो, जो आपका बायोडाटा होता है नौकरी के लिए, उसमें लिखते हो, जैसे ईमानदार हूं मैं, ठीक है, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं, तो ये सारे होते हैं केंद्रीय। तो ये आपके जो है 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ जल्दी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।